स्टार्ट करते हैं 11th की फिजिक्स। 11th की फिजिक्स जो है वो आपकी थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट तब होती है जब आप इरेगुलर रहते हो, दो चीजों में, एक क्लास में और दूसरा सेल्फ स्टडी में। आप ये मजाक मत करना, 10 दिन के लिए फिजिक्स की पढ़ाई छोड़ दो, 11वें दिन फिजिक्स आपकी ऐसी की तैसी कर देगी, फिर नहीं समझ में आएगा, 2 महीने तक कैचअप करते रह जाओगे। तो फिजिक्स को करने का सिंपल तरीका है, रेगुलर रहो क्लासेस में, रेगुलर रहो होमवर्क के साथ, रेगुलर रहो प्रैक्टिस के साथ, छुट्टियां मत करो, ना ही क्लास की ना ही घर में पढ़ाई की। जो जिस दिन हो उसी दिन कंप्लीट करो, आपकी फिजिक्स वीक नहीं हो सकती। फिजिक्स 11th की इज वेरी ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया है। 12th की इमेजिन करना मुश्किल है, 11th की इमेजिन करना बहुत आसान है, बहुत इजी है। आप लॉजिकली, आप प्रैक्टिकली बहुत इजीली देख सकते हो 11th की फिजिक्स। 12th की सोचनी पड़ती है, 12th में सारा इलेक्ट्रिसिटी, करंट, वो सब है। तो अब मैं उसमें ये बोलूंगा इलेक्ट्रॉन ये जाके ये करेगा, तुम देख थोड़ी ना सकते हो, सोच सकते हो, इमेजिन करोगे। बट फिजिक्स 11th की आप प्रैक्टिकली सब कुछ कर सकते हो। जितनी भी काम हम करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको आप प्रैक्टिकली डेली लाइफ में यूज करते हो, तो उसको इमेजिन करना, उसको अप्रोच करना इज मच सिंपलर देन क्लास 12th। बट जो मेजर डिफरेंस है 11th और 12th में, 11th के अंदर कंटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मतलब मैं ये कहूं कि आपके थोड़ा सा पढ़ के काम हो जाएगा, नहीं होगा। आपका हर चैप्टर बहुत डेप्थ में है और बहुत सारा है। कंटेंट, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा है। कंटेंट इतना ज्यादा है कि अगर स्कूल में कोई चैप्टर वो 2 दिन में कराएंगे तो मुझे 20 दिन लगेंगे। स्कूल में कोई चैप्टर, जैसे हम एक सिंपल चैप्टर की बात करें, वेक्टर्स, जब हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पे स्टार्टिंग करेंगे तो पहला पार्ट जो हम पढ़ेंगे आगे, आज तो हम थोड़ा डायमेंशंस और यूनिट्स वगैरह की बात करेंगे, बट फर्स्ट इस यूनिट के बाद, इस चैप्टर के बाद जो हम अगले टॉपिक पे आएंगे, उस चैप्टर में हम बात करेंगे वेक्टर्स की। वेक्टर्स जब आप स्कूल में करोगे तो 3 या 4 दिन टीचर लेगा, मैक्सिमम 5 दिन लेगा, खत्म कर देगा। मुझे 15 से 20 क्लास लगेंगी उसमें, 15 से 20 क्लास रज के लगेंगी, और उसमें भी मैं कहूंगा कि अभी अब और लगा सकते हो। सो फिजिक्स पढ़ने का क्या तरीका है, जो मैंने आपको असाइनमेंट बुकलेट दूंगा, ये तो बेयर मिनिमम है, ये तो करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जितना एडिशनल प्रैक्टिस कर सको उतना करो। टेक वॉट एवर यू बुक यू विश टू। आप एसएल ले सकते हो, आप एचसी वर्मा ले सकते हो, आप डीसी पांडे ले सकते हो, अरिहंत की बुक्स आती हैं जिसमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप वो ले सकते हो। हम लोग यहां पे फिजिक्स किस तरह से करेंगे, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर सीबीएसई, इट्स अबाउट योर जेई एंड नीट ऑल्सो। बिकॉज अब सीबीएसई का सिर्फ उसका वेटेज कुछ नहीं है, उसके मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है? आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होने की। सो हम लोग वो पोर्शन भी करेंगे जो सीबीएसई के आउट ऑफ सिलेबस होगा, बट आपके एंट्रेंसेस में आता है, तो वो टॉपिक्स सारे करेंगे। जेई मेंस के लिए और नीट के लिए फिजिक्स की किसी भी एडिशनल कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं क्लास में कवर करूंगा। मेरा जो पोर्शन चलेगा, ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली वीक में 3 डेज क्लास से कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी, बहुत लगेंगी, मतलब बहुत लगेंगी। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस की, एडिशनल कंटेंट की बहुत क्लासेस चाहिए होंगी। मुझे आपका सिर्फ एक काम चाहिए, आपका साथ चाहिए, कि मैं चाहे सुबह 5 बजे बुलाऊं, चाहे सुबह 6 बजे बुलाऊं, मुझे आप लोग यहां चाहिए क्लास के लिए। अगर मैं रात को 11-12 बजे घर पहुंच के 1 बजे सो के सुबह 5 बजे इधर वापस आ सकता हूं, तो आप तो फिर भी आ सकते हो। ठीक है, समझ गए बात? तो बेसिकली क्रक्स ऑफ द मैटर इज डेडिकेशन, दैट्स इट। फिजिक्स अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। डेडिकेशन से काम करो, रोज का काम रोज का खत्म करो, पेंडिंग मत छोड़ो। फिजिक्स से ब्यूटीफुल कोई सब्जेक्ट नहीं है।
चलें आगे। बहुत लोग डराएंगे, बहुत टफ है, बहुत टफ है। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 10 दिन पढ़ाई छोड़ दो, रावण से भी बड़ा बन जाएगा ये। फिर नहीं काबू आएगा। तो रेगुलरिटी से काम करो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत हो गई बातें, इंट्रोडक्शन हम क्लास के बाद कर लेंगे, अभी हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। सबसे पहला जो आपका कोर्स का चैप्टर है इसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जो मैंने अभी आपको एक बुकलेट दी है, उस बुकलेट में 2 टॉपिक्स हैं, एक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस और एक है मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स आपके फिजिक्स के कोर्स में नहीं है, मतलब ऐसा चैप्टर नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, बट पहले चैप्टर से वो सारी मैथ्स यूज करना शुरू हो जाएगा, तो वो हमें करनी पड़ेगी। मैथमेटिकल टूल्स में हमारे क्या क्या आएगा? मैथमेटिकल टूल्स में हमारा आएगा ट्रिग्नोमेट्री, मैथमेटिकल टूल्स में हमारा आएगा डिफरेंशिएशन, मैथमेटिकल टूल्स में आएगा इंटीग्रेशन, मैथमेटिकल टूल्स में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट आएगा लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स आपके कोर्स में बचपन से लेकर आज तक नहीं था। कभी पढ़ा है लॉग? सुना है लॉग? लॉग टेबल कभी नाम सुनो? नहीं सुना? सीधा 11 में पहले चैप्टर में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा वो। तो वो आया कहां से? हमें तो पढ़ाया ही नहीं कभी। क्यों? 1998 में सिलेबस चेंज हुआ था सीबीएसई का। 9th और 10th में लॉगरिथम होता था, 11th में यूज होता था। 9th और 10th से उन्होंने सिलेबस में से हटा दिया, 11th में अभी भी यूज होता है। तो वो कह रहे हैं आप सीख के आए हो बचपन से, तो नहीं सीखे आप, तो हमें उसके लिए भी अलग से क्लासेस लेनी पड़ती है, ताकि आपकी जब मैं अप्लाई करूं तो आपको वो चीजें आए समझ गया मेरी बात? चलें शुरू करें। चैप्टर शुरू जब भी होगा कोई भी, उससे 1 हफ्ता पहले आपको उस चैप्टर की बुक मिल जाएगी। ये बुक्स जो हैं ये चैप्टर बाय चैप्टर है। दिस इज फर्स्ट चैप्टर। फिजिक्स की टोटल है 9 बुक्स हैं, टोटल 9 किताबें हैं फिजिक्स की। इतनी, इससे कोई इससे मोटी भी होगी, कोई इससे बड़ी भी होगी, छोटी कोई नहीं होगी इससे, ये सबसे पतली है। तो ऐसी 9 किताबें हैं जो फिजिक्स के कोर्स की हैं। सो तमीज से रगड़ के पढ़ाई करनी है, ठीक है। जितना मैं होमवर्क दूंगा उसके सारे क्वेश्चंस मैं क्लास में भी कराऊंगा। आपसे होमवर्क के, अगर मैंने सपोज आपको 50 क्वेश्चन दिए होमवर्क, तो वो 50 के 50 में क्लास में सॉल्व करूंगा अलग से क्लास लेके। मतलब आपके होमवर्क के साथ साथ मैं भी करूंगा वो काम। तो जब मैं एफर्ट, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये 50 होमवर्क है, चलो जी डाउट बोलो खत्म हो गई कहानी, नहीं, मैं सारे क्वेश्चन करूंगा, बट आपका साथ में मुझे साथ चाहिए, नहीं तो मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिक्स। फंडामेंटल्स में सबसे पहला जो कंसेप्ट है उसका नाम है, 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। पहले टाइप की क्वांटिटी कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटी। सेकेंड टाइप की क्वांटिटी कौन सी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? मैं टाइम दूंगा लिखने का, पहले समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी होती है एनी क्वांटिटी which can be measured। ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको, जिसको नाप सको, वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे लेंथ आप मेजर कर सकते हो, 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मास आप मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम आप मेजर कर सकते हो, स्पीड आप मेजर कर सकते हो, वो सब क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, स्पीड, वॉल्यूम, फोर्स, मास, टाइम एटसेट्रा। खूब सारी फिजिकल क्वांटिटीज। क्वांटिटी वो जिसको आप मेजरमेंट कर सको, उसको हम क्या नाम देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? क्वांटिटीज which cannot be measured। जिसको आप मेजर नहीं कर पाओगे उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी होगी वो? किसको आप मेजर नहीं कर सकते? आज आपको गुस्सा आ रहा है या खुश हो? कितना खुश हो, कितना गुस्सा आ रहा है, नहीं पता ना, उसकी कोई वैल्यू तो नहीं होती ना, वो मेजरेबल नहीं है। वो किस में आ गया? नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल मतलब हैप्पीनेस,
सौरो, एटसेट्रा। इसका अपने को काम नहीं है, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मेजर करेंगे चीजों को। सो दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक कौन सी, फिजिकल, दूसरी नॉन फिजिकल। फिजिकल कौन सी है, जिसको आप मेजर कर सको, नॉन फिजिकल कौन सी है, जिसको आप मेजर नहीं कर सको। इतनी बेसिक बात समझ में आती है। दूसरी, अब जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलैबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेलिंग में जाने के लिए, मेजर करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक उसकी वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। चाहिए होगी कि नहीं? वैल्यू भी चाहिए, जैसे मैंने बोला लेंथ इज 5 मीटर, वैल्यू हो गई 5 और मीटर क्या हो गया, यूनिट। तो मेजरमेंट करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, और दूसरा चाहिए क्या, यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लेंथ ऑफ अ बॉडी इज 5 मीटर, तो ये जो 5 हुआ ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, और ये जो मीटर हुआ ये क्या हुआ, यूनिट। क्या ये बात समझ में आती है? मैग्नीट्यूड 5 मीटर, यूनिट, मैग्नीट्यूड 5 और मीटर क्या हुआ, यूनिट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसमें यूनिट बदलूं तो वैल्यू चेंज होगी। मीटर की जगह अगर मैं सेंटीमीटर यूज करूं तो सेम लेंथ को अब मैं 500 सेंटीमीटर लिखूंगा ना। मतलब व्हाट आई कैन डू इज आई मे राइट 5 meters इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर्स, राइट। सो एक लेंथ है वो है 5 meters, उसी को आप 500 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। इसका मतलब अगर आप यूनिट चेंज करते हो तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, अगर आप यूनिट बदलते हो तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सो वही वहां लिखा है, इफ वी चेंज द यूनिट देन मैग्नीट्यूड ऑल्सो चेंजेस, बट ओवरऑल लेंथ तो वही रहेगी ना, ओवरऑल लेंथ रिमेन्स सेम। यहां तक बात समझ में आई? इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं इस फॉर्मेट में, हम लिखते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, मतलब फर्स्ट यूनिट N1 इज मैग्नीट्यूड इन फर्स्ट यूनिट, N2U2 क्या है, सेकेंड यूनिट, N2 क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इन सेकेंड यूनिट। क्या ये बात समझ में आती है अच्छे से? वैल्यू इंटू यूनिट इज न्यू वैल्यू इंटू न्यू यूनिट, दोनों बराबर होंगे क्योंकि ओवरऑल क्वांटिटी तो सेम ही है ना। इससे एक और बात पता लगी, क्या पता लगी? इससे छोटी सी बात यह पता लगी कि n इंटू यू इज कांस्टेंट, इजंट इट? ओवरऑल वैल्यू तो सेम ही है ना, तो n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, n इंटू यू कॉन्स्टेंट है, n इंटू यू इज कॉन्स्टेंट, मतलब n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन u, मतलब n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? मतलब इफ वी चूज बिगर यूनिट the magnitude will be smaller, and if we choose smaller unit the magnitude will be large. Yes or no? अगर मैं बड़ा यूनिट लेता हूं तो वैल्यू छोटी हो जाएगी,
जैसे सिंपल लेंथ वाला ही एग्जांपल, 5 किलोमीटर, इसको मैं 5000 मीटर लिख सकता हूं, और इसको मैं 5 3 टाइम्स 0 2 टाइम्स और 0 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। आप देखो मैंने क्या किया, मैंने यूनिट को छोटा किया, वैल्यू बढ़ गई, मैंने यूनिट को और छोटा किया, वैल्यू और बढ़ गई, बट ओवरऑल क्वांटिटी रिमेन्स सेम। सो इफ यू चूज अ बिगर यूनिट द वैल्यू विल बी स्मॉल, इफ यू चूज अ स्मॉलर यूनिट द वैल्यू विल बी लार्ज। यहां तक समझ में आता है? नो प्रॉब्लम, इजी पोर्शन एकदम। ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? yes, प्लीज एक बार इसको फटाफट अपने रजिस्टर में साफ साफ लिख लीजिए। कोई पॉइंटर नहीं क्लियर होता अभी पूछे, फिर आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे। हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, पहले समझिए फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से टाइप की होती है। फिजिकल क्वांटिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 स्केलर्स, नंबर 2 वेक्टर्स, सुना हुआ है नाम दोनों का। नंबर 3 रेशियोज। स्केलर्स, वेक्टर्स, रेशियोज। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है बताओ? ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसको क्या बोलेंगे? स्केलर। जैसे मैं बोलूं इस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वो इस पे डिपेंड नहीं, ये थोड़ी ना बोलता हूं 25 डिग्री सेल्सियस टुवर्ड्स राइट, ऐसा तो नहीं बोलते। ये क्या हो गया? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी जिसका सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन का कोई लेना देना ना हो, उसको क्या बोलेंगे? स्केलर। दूसरी क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। जैसे एक ब्लॉक पड़ा है, मैंने खिंचा के लात मारी, तो फोर्स किसी डायरेक्शन में लगी, उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब मैं अगर राइट साइड पे लात मारूंगा तो राइट साइड भागेगा, लेफ्ट में मारूंगा तो लेफ्ट साइड भागेगा, चमाट मारूंगा तो लेफ्ट में मारूंगा तो लेफ्ट साइड मूव होगा, इजंट इट? तो फोर्स उसकी एक डायरेक्शन डिफाइंड होती है, तो फोर्स क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। सो ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ वैल्यू हो वो क्या कहलाती है? स्केलर। जिसकी वैल्यू के साथ डायरेक्शन भी हो वो क्या कहलाती है? वेक्टर। दोनों क्लियर? नंबर 3 रेशियोज। रेशियो क्या होती है? रेशियो ऐसी क्वांटिटी है विच इज द, यू कैन से, रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज। दो एक जैसी क्वांटिटीज की डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। दोनों ऊपर भी वेलोसिटी है, नीचे भी वेलोसिटी है। सिमिलर क्वांटिटीज का जो रेशियो है उसको वो किस कैटेगरी में आ जाता है? रेशियोज में। और एग्जांपल इसका एक 11th में ही पढ़ोगे, उसका नाम है, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, या फिर नाम है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक ही बात है, वो होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो वो भी किस कैटेगरी में आ गया? रेशियोज में। तो 3 हो गई। पहली कौन सी? स्केलर्स। स्केलर कौन सी होगी? जिसका सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। वेक्टर कौन सा होगा? जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो। और तीसरा कौन है? रेशियो। रेशियो कौन होता है? सिमिलर क्वांटिटीज का डिवीजन, उसको क्या बोलते हैं? रेशियो। अभी एग्जांपल वगैरह सब लिखना होगा बेटा, 2 मिनट प्लीज समझने का काम। ये बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज को, चाहे वो स्केलर्स हो, चाहे वेक्टर्स हो, चाहे रेशियोज हो, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। टाइप नहीं, टाइप तो 3 हो गए, स्केलर, वेक्टर, रेशियो। इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है फंडामेंटल, एक होता है कौन सा? फंडामेंटल। और दूसरा कौन होता है? डिराइव्ड। एक होता है क्या? फंडामेंटल। दूसरा होता है क्या? डिराइव्ड। क्या मतलब है इसका? हर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जो हम बेसिक क्वांटिटीज मानते हैं, विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, वो कौन सी होती हैं? फंडामेंटल्स। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? जो कि फंडामेंटल्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। जैसे मैं यूनिट्स के हिसाब से समझाता हूं। जैसे आपने लेंथ के यूनिट पढ़े मीटर, मास के पढ़े किलोग्राम, टाइम के पढ़े सेकंड, पढ़े हैं ना?
स्पीड के क्या पढ़े हैं? वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड। उसका अलग नाम क्यों नहीं दिया? उन दोनों को क्यों कंबाइन कर दिया? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड। वेलोसिटी क्या है? डिराइव्ड। लेंथ, मास और टाइम, ये तीनों क्या हो गए? फंडामेंटल्स। इनके कॉम्बिनेशन से जो बन जाए वो क्या है? डिराइव्ड। मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स मतलब ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट। मैकेनिक्स में हम तीन फंडामेंटल लेते हैं। कौन कौन से? लेंथ, मास और तीसरा कौन सा? टाइम। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनेगी इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। मतलब क्या हुआ इस मेरी स्टेटमेंट का? डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब वेलोसिटी आपने बोला, वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड। मतलब लेंथ और टाइम को अगर एक बार डिवाइड कर दूं तो क्या बनता है? वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब लेंथ को एक और टाइम को दो बार डिवाइड करूं तो क्या बना? एक्सेलरेशन। मतलब है दोनों लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन, बट प्रोपोर्शन डिफरेंट हुए ना। एक में लेंथ एक है, टाइम एक है। एक में लेंथ एक है, टाइम दो है। तो डिफरेंट प्रोपोर्शन में आप कंबाइन करो, डिफरेंट क्वांटिटीज बनती चली जाएंगी। सो क्या बोला मैंने? दोबारा, क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज तीन टाइप्स की होती हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स और रेशो। इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? फंडामेंटल्स, जिनको हम बेसिक मानते हैं, जिनको हम बेसिक मानते हैं। और दूसरी कौन सी कैटेगरी होगी? डिराइव्ड, जो कि फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब वो कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रोपोर्शन में होगा, अलग अलग डिराइव्ड क्वांटिटी आती जाएंगी। मैकेनिक्स में तीन फंडामेंटल्स होते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। इनके कॉम्बिनेशन से जो बना वो क्या है? वो क्या है? डिराइव्ड। समझ में आई बात यहां तक? तो यही अंग्रेजी यहां लिखी है। पहला मैंने आपको बोला स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्केलर क्वांटिटी? इज अ क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। Vector quantity is a quantity which can be represented in terms of magnitude and direction. Example, velocity, acceleration, displacement, etc. Ratio, it is a ratio of two similar quantities. जैसे refractive index, C by V, relative density, ये होता है density of body divided by density of water. दूसरा मैंने आपको बोला fundamental and derived. Categories क्या है? Fundamental and derived. Fundamental कौन सी है? These are the quantities which are considered to be basic. Basic. These cannot be further subdivided. Derived कौन सी होती है? जो इनके कॉम्बिनेशन से बनती है. These are the quantities which are formed by combining fundamental quantities in different proportion. ठीक है? मैकेनिक्स में तीन फंडामेंटल्स होते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम, और डिराइव्ड तो कितनी भी हो सकती है. मैकेनिक्स है क्या? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड रेस्ट. समझ में आ गई बात? क्लियर? इतना लिखो पहले. इसमें कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो अभी पूछो. आगे देखिए, मैंने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं. इनके जो यूनिट्स होंगे उनको फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं. सो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स एंड दैट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स. सब सामने देखना. मैकेनिक्स में तीन तरह के यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. मैकेनिक्स में तीन तरह के यूनिट्स डिफाइन करते हैं. सबसे पहला सिस्टम ऑफ यूनिट होता है एफपीएस सिस्टम. मैकेनिक्स है तो तीन फंडामेंटल्स होंगे. कौन कौन से? लेंथ, मास एंड टाइम. तो एफपीएस सिस्टम स्टैंड्स फॉर फुट, पाउंड, सेकंड. एफपीएस सिस्टम में लेंथ के लिए आप क्या यूज करते हो? फुट. मास के लिए क्या यूज करते हो? पाउंड. और टाइम के लिए क्या यूज करते हो? सेकंड. ये इंडिया में कम यूज होता है. ये आपने कभी वो ट्रम्प कार्ड्स देखे होंगे रेसलर्स वगैरह के, उनमें मासेस पाउंड में लिखे होते हैं, लेंथ फीट और इंचेस में होती है. वो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं. दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम. सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए और सेकंड टाइम के लिए. सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, ये क्या कहलाता है? सीजीएस सिस्टम. और सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है एमकेएस सिस्टम. एमकेएस सिस्टम है मीटर, किलोग्राम,
सेकंड। सबसे ज्यादा आप यही यूज करते हो, यही करते हो ना, मीटर पर सेकंड, केजी पर मीटर क्यूब। वो आप कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हो? ये वाला। ये जो सिस्टम है, ये जो तीनों लिखे, दीज आर ओनली एंड ओनली फॉर मैकेनिक्स। इसमें पूरी फिजिक्स कवर नहीं होगी। पूरी फिजिक्स कवर करने के लिए हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम। सुना हुआ है नाम? एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम कौन सा होता है? एमकेएस का ही एडवांस्ड वर्जन। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल्स होते हैं और 2 क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यूनिट्स का मतलब वो होता है जो कि फंडामेंटल के यूजेज को बढ़ाते हैं। धीरे धीरे आप आगे पढ़ोगे, एक एक करके पहले बात करते हैं। 7 फंडामेंटल कौन कौन से होते हैं? मैंने बोला एमकेएस का ये स्टेप फॉरवर्ड है, तो 3 तो कौन से होंगे? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, लेंथ, मास, टाइम के। उसके अलावा करंट के लिए यूज होता है एम्पियर। इसके बाद एक होता है लाइट, रोशनी। लाइट की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हो ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए यूज करते हो कैंडेला, वो होता है कैंडेला। इसके अलावा टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप यूज करते हो, वो है क्या? केल्विन। और लास्ट मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर मेजर करने के लिए मोल। तो 7 फंडामेंटल्स होते हैं। कौन से? लेंथ, मास, टाइम, पहले नाम फिर उसके यूनिट्स। लेंथ, मास, टाइम, उसके बाद करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, फिर टेम्परेचर, और लास्ट कौन सा? क्वांटिटी ऑफ मैटर। इनके यूनिट्स, लेंथ का कौन सा? मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, करंट का एम्पियर, इसके बाद कौन सा बोला था? जो भी बोला था, हाँ लाइट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसका कैंडेला, फिर टेम्परेचर का केल्विन, और लास्ट कौन सा? क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल। तो ये 7 फंडामेंट, 7 यूनिट्स में यूज करते हो। ये 7 क्या होते हैं? ये होते हैं एसआई यूनिट्स में 7 मेन यूनिट्स। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री वो होते हैं जो इसके यूजेज को बढ़ाते हैं। ये 2 कौन से हैं? रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन। रेडियन होता है 2 डायमेंशनल एंगल, 2 लाइंस के बीच का एंगल। जिन्होंने आज मैथ्स की क्लास अटेंड की है उनको पता लग गया होगा पहली क्लास में ही। रेडियन, जो कल मैथ्स की क्लास करेंगे उनको कल पता लगेगा। आज मैथ्स में हम यही करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो मैथ्स के बच्चे हैं, कल जिनकी क्लास है मैथ्स की, हम यही पहला टॉपिक करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें रेडियन सबसे पहला टॉपिक है। तो रेडियन होता है 2 लाइंस के बीच का एंगल। आप डिग्रीज में पढ़ते हो ना, वैसे ही एक और यूनिट होता है रेडियन। तो रेडियन होता है 2 लाइंस के बीच का एंगल। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, वैसे ही रेडियन एक यूनिट होता है 2 लाइंस के बीच का एंगल। एक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन क्या होता है? 3 डायमेंशनल एंगल। जैसे कोन का ऊपर का जो एंगल होगा वो किस में मेजर होगा? स्टेरेडियन में। मतलब आप लाइन है, लाइन को खोलो, पूरा करो तो पूरा एक सर्कल बन जाएगा। जो स्टेरेडियन वाला एंगल है वो छोटा एंगल है, उसको हम कई बार सॉलिड एंगल भी बोल देते हैं। उसको कंप्लीट करो तो एक स्फीयर बनेगा। जैसे एक वाटरमेलन है, आपने वो लिया, छुरी ली, उसके अंदर डाला, गोल घुमा के बाहर निकाल लिया, तो वो जितना एंगल निकला वो किस में मेजर होगा? स्टेरेडियन। वो डिग्रीज में नहीं होता, वो रेडियन में नहीं होता, वो किस में होता है? स्टेरेडियन में। टर्म समझ में आ गई? तो कौन कौन सी मैंने बोली? पहली लेंथ, लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और लास्ट कौन सा? मोल के लिए, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल। ये हो गए मेन। और 2 सप्लीमेंट्री कौन से? 2 डायमेंशनल एंगल के लिए रेडियन, 3D एंगल के लिए स्टेरेडियन। समझ में आता है? पक्का? अब आती है एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बात और। वो बात क्या है कि भैया ये हमने पढ़ तो लिया, इनको यूज कैसे करें? आने वाली क्लासेस में होगा, सबका यूज करेंगे। दूसरी बात, और जो जनरली आपके दिमाग में आने चाहिए, 1 kg एक स्पेसिफिक वेट है, उतना ही क्यों है? आपने बोला 1 मीटर इतनी लेंथ होती है, इतनी ही क्यों होती है? इतनी क्यों नहीं होती? इससे कम क्यों नहीं होती? वही क्यों है? घड़ी बनाने वाले ने 1 सेकंड बनाया, टिक टिक, वही क्यों है? ज्यादा क्यों नहीं है? स्टैंडर्ड तो है, पर कुछ और भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते थे, उसी को क्यों सेट किया? तो कोई भी यूनिट आप चूज अगर करते हो
तो पहली बात तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए और सब सेम बात करें। मैं बोलूं 1 सेकेंड कुछ और है, आप बोलो कुछ और है, फर्क हो जाएगा ना। मेरा 1 kg कुछ और, आपका 1 kg कुछ और, बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो चॉइस ऑफ यूनिट्स जब आप करते हो तो वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो वक्त के साथ बदलना नहीं चाहिए। मतलब सपोज करो मैंने बोला मोदी जी के पास 1 मीटर का स्केल पड़ा है, वही 1 मीटर है। अब जिसको भी 1 मीटर मेजर करना है उस स्केल से फुट्टे से नापाओ। कितना गड़बड़ हो गया ना। क्यों? आपने एक टर्म पढ़ी होगी 9th में या 10th में, थर्मल एक्सपेंशन। गर्मियों में 1 मीटर कुछ और हो जाएगा, सर्दियों में 1 मीटर कुछ और हो जाएगा। Isn't it? आपने 1 मीटर का स्केल ले लिया मार्केट से कि भैया ये 1 मीटर है, गर्मियों में उसकी लेंथ हल्की सी बढ़ जाएगी, सर्दियों में उसकी लेंथ कम हो जाएगी। ये तो बड़ा अजीब हो गई बात। तो 1 मीटर एक्चुअल में वो स्केल की लेंथ नहीं है। 1 मीटर क्या होता है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस है, कोर्स में स्कूल में नहीं आती। कोई एक आध घटिया कूड़ा स्कूल होगा वो देगा कि बेटा रट्टा मारो, मैं कभी नहीं दूंगा टेस्ट में, और ना ही कभी किसी स्कूल में आएगी, ना ही कोई पूछने वाला है आपसे। बट कोई एक आध होगा उच्च कोटि का प्राणी, वो आपको कहेगा कि बेटा लर्न करो, उसको पता नहीं फिजिक्स नहीं पढ़ानी, उसको रट्टे लगवाने। तो ये याद नहीं करना, ये सिर्फ आपकी जीके के लिए है। ध्यान दो, एक एक करके सारी डेफिनेशंस देखते हैं। मीटर की डेफिनेशन अब आपको समझ में आ जाएगा मैं याद करने को क्यों मना कर रहा हूं। 1 मीटर क्या है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑक्यूपाइड बाय 1650763.73 wavelengths of vacuum wavelengths in vacuum of the radiation emitted by krypton 86 atom in the transition between the states 2p10 and 5d5। ये क्या मतलब हुआ? मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझो, लर्न नहीं करना। ट्रांजिशन क्या होता है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। अब 11th में पढ़ोगे सब शेल्स, 3s, 3p, 4s, 4p, 4d, ये सब पढ़ोगे। ये सब शेल्स होती हैं। एक शेल से जब दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन कूदी मारता है तो वो एनर्जी एमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है। तो अगर वो एनर्जी एमिट करेगा तो किसी वेवलेंथ की करेगा। क्रिप्टॉन के 86 आइसोटोप के एटम में इस शेल से इस शेल में जाने पे जो वेवलेंथ वो एमिट करता है, उस वेवलेंथ को 1650763.73 से मल्टीप्लाई कर दो, जो लेंथ आएगी वो क्या होगी? 1 मीटर। और ये कभी चेंज नहीं होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। पॉइंट इज, हमें यूनिट वो चूज करना है जो कभी बदले ना। सर्दियों में 1 मीटर कुछ और, गर्मियों में कुछ और, ऊ ना चौलबे, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो हमने क्या स्टैंडर्ड सेट किया? ये सेट किया। अब ये कहीं पे भी इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो लेबोरेटरी कंडीशंस में, ठीक है? मतलब जिसने सेट किया, सपोज वो पड़ा है, वो बैठा है वहां पे अमेरिका में, मैं कहूं मुझे 1 मीटर मेजर करना है, मेरे पास तो है ही नहीं 1 मीटर का, तो पहले मैं अमेरिका जाऊंगा, 1 मीटर का नाप के आऊंगा, फिर यहां पे करूंगा? नहीं, ये लैब कंडीशंस में कर सकते हो। बट किलोग्राम जो है ना वो ऐसा ही है। किलोग्राम हम क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम कैसे डिफाइंड है? एक प्लैटिनम इरिडियम एलॉय है, उसका एक बट्टा हमने पर संभाल के रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? पेरिस में। पेरिस के पास एक जगह है इंटरनेशनल, वो कौन सा है, एक वॉल्ट में रखा हुआ है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वहां पे रखा हुआ है। वो 1 kg है। जिसने नापना है सब्जी वहां पे तुलवाने जाओ, वो क्या है? 1 kg। सो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ प्लैटिनम इरिडियम सिलेंडर ऑफ डायमीटर इक्वल टू इट्स हाइट which is preserved in a vault in International Bureau of Weights and Measures that serves near Paris। ठीक है? इसी तरह 1 सेकेंड का है, वो देख के तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। 1 second, it is the duration of 91926317770 periods of the radiation corresponding to the transition between the 2 hyperfine levels of the ground state of cesium-133 atom। नहीं याद करना, नहीं याद करना, ये जस्ट जनरल नॉलेज के हैं। नो नीड टू लर्न, मैं लिख भी देता हूं, नो नीड टू लर्न, ये सिर्फ जनरल नॉलेज है। नो नीड टू लर्न, इसको रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपकी जनरल नॉलेज के लिए बताए गए हैं। ये जितने भी हैं ये सब आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं। नो नीड टू लर्न। इसको भी एम्पियर, एम्पियर आपको याद होगा। 1 एम्पियर क्या होता है? जब 1 कूलम 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो उसको 1 एम्पियर बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ तो आपको याद होंगे।
बट ये बाकी जितने भी हैं ये सब आपकी जनरल नॉलेज के लिए हैं और इनका कुछ काम नहीं है। रेडियन ये हम मैथ्स में पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में पढ़ेंगे। जो मैथ्स नहीं है, यहां पे कोई ऐसा है जो मेडिकल का हो? सिर्फ आप मेडिकल के हो, आप भी मेडिकल के हो, प्लीज मुझसे बात करके जाना। आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, बिना उसके फिजिक्स में आंसू निकल जाएंगे, ठीक है? आपको मैथ्स की कुछ क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी। ओके जी, ये समझ में आता है। रेडियन मैंने क्या बोला? 2 डायमेंशनल एंगल। स्टेरेडियन क्या होता है? 3 डायमेंशनल एंगल। सबको क्लियर यहां तक? ये लर्न नहीं करना। लर्न करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं यहां तक कि कौन कौन से होते हैं? पहली बात, जो आपका मैकेनिक्स है उसमें कौन कौन से फंडामेंटल्स होते हैं? बोलो। मैकेनिक्स में सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एमकेएस का मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। ये किसके लिए होता है? मैकेनिक्स में। एसआई सिस्टम पूरी फिजिक्स कवर करता है, उसमें कौन कौन से होते हैं? लेंथ, मास, टाइम, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और 2 सप्लीमेंट्री, रेडियन और स्टेरेडियन। वो 2 डायमेंशनल एंगल और वो 3 डायमेंशनल। ये याद करने की जरूरत है बस। वो डेफिनेशंस जो हैं वो सिर्फ आपको तंग करने के लिए इसमें डाली हुई हैं, और वो इसीलिए डाली हुई है कि हो सकता है कुछ एक घटिया स्कूल, कुछ एक घटिया टीचर वो कहते हैं बेटा लर्न करो, फिर मैं आपका कुछ नहीं कर पाऊंगा, आपको लर्न करना पड़ेगा। पर 99.9% स्कूल्स नहीं कराते, सिर्फ जीके की तरह पढ़ना है, ठीक है? आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये सबको क्लियर है? लास्ट पॉइंट आज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? हम क्यों एसआई सिस्टम एडॉप्ट करते हैं? एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस हैं कि दिस सिस्टम मेक्स यूज ऑफ ओनली 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा नहीं है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैं कुछ मेजर कर रहा हूं और फिर जब कॉम्बिनेशन होता है तो कुछ और बन जाता है। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ही यूनिट यूज होता है, अलग अलग यूनिट्स नहीं यूज होते। जैसे लेंथ के लिए आप मीटर यूज कर रहे हो तो मीटर यूज कर रहे हो एसआई में, ठीक? दूसरा, in this system all the derived units can be easily obtained from basic supplementary units. That is, it is a coherent system of unit. It is a coherent system of units. ये आप धीरे धीरे आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। मैंने क्या बोला? all the derived units can be easily obtained from basic units. For example, अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे स्पीड या वेलोसिटी, ये क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ये हो गया लेंथ और ये हो गया टाइम। इसके कॉम्बिनेशन से आप डिराइव्ड यूनिट्स बना सकते हो। सो इन दिस सिस्टम ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज। और तीसरा, इट इज अ मेट्रिक सिस्टम। बहुत काम का पॉइंट। मेट्रिक सिस्टम का मतलब कि जो इसके यूनिट्स की आप वो करते हो, क्या कहते हैं, मल्टीपल्स में, 10 के मल्टीपल्स में आप डिनोट कर सकते हो। जैसे मीटर है तो उसके आगे किलो लगा दो तो 10 टू पावर 3 बन गया। मिली लगा दो 10 टू पावर -3 बन गया। तो मिलीमीटर इज 10 टू पावर -3 मीटर, मिली सेकेंड इज 10 टू पावर -3 सेकेंड्स। तो इट्स अ कोहेरेंट सिस्टम, इसमें आप मल्टीपल्स ऑफ 10 को यूज कर सकते हो। सो इट इज अ मेट्रिक सिस्टम, कोहेरेंट नहीं, मेट्रिक सिस्टम दैट इज मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ 10। ये डिटेल में अगली क्लास में ही आएगा। यहां तक समझ में आया? तो एक बार रिव्यू करते हैं क्या क्या पढ़ा। पहला, क्वांटिटीज 2 तरह की होती है, फिजिकल और नॉन फिजिकल। फिजिकल कौन सी होती है? जिसको आप मेजर कर सको। नॉन फिजिकल कौन से होते हैं? जिसको आप मेजर नहीं कर सको। पहले 2 पॉइंट क्लियर। फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? जिसमें 2 चीजें हो, एक होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है? यूनिट। मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है? यूनिट। मैग्नीट्यूड और यूनिट को आप चेंज कर सकते हो। अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। यूनिट बड़ा लोगे तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, यूनिट छोटा लोगे तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम यहां तक? भाजी इधर बाद ही वेख लेना घर जाके आराम नाल, ठीक है? इसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज में, फिजिकल क्वांटिटीज को किस किस कौन कौन से टाइप की होती है? पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर, तीसरा रेशो। कौन सी कैटेगरीज में डिवाइड करते हो? फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन सी होती है? जो बेसिक क्वांटिटीज हैं, जिनको आप और सब डिवाइड नहीं कर सकते। डिराइव्ड कौन सी होती है? जो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनती है इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस, वो क्या हो जाती है? डिराइव्ड। इनके जो यूनिट्स हैं उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। इससे हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स आते हैं। पहला एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ये कौन से होते हैं? जो मैकेनिक्स में यूज होते हैं।
पूरे फिजिक्स को कवर करने के लिए एसआई सिस्टम यूज होता है। एसआई सिस्टम के ये 3 एडवांटेजेस है। वो जो मीटर डेफिनेशन है वो याद नहीं करनी। समझ में आ गया? क्लियर? अगली क्लास में हम इसके मैथमेटिकल सेक्शन पे आ जाएंगे। मतलब अभी भी हम यूनिट्स ही पढ़ेंगे अगली क्लास में, बट अब हम प्रैक्टिकल यूनिट्स पे आ जाएंगे। कुछ ऐसे यूनिट्स जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे आपने शायद सुना हो लाइट ईयर। वो क्या होता है? एक शायद सुना हो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक शायद सुना हो पार्सेक, एक शायद सुना हो सीएसयू चंद्रशेखर यूनिट। नहीं, कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम उन प्रैक्टिकल यूनिट्स पे आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।